बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है पलविशा काशिफ और मैं गौहर पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे गौहर माशरत उलूम जमात चहारम का बाब नंबर 5 जोग्राफिया। जी बच्चों, तो आ जाइए सफ़ा नंबर 75 पर। अब हम पढ़ेंगे कि मौसम के अनासिर क्या हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ वेदर। मौसम और आबो हवा के बुनियादी अनासिर में दर्जा हरारत, बारिश और हवाएं वगैरह शामिल हैं। मौसम में तब्दीली का अंदाज़ा मौसमी अनासिर से लगाया जा सकता है। आइए इन अनासिर के बारे में पढ़ते हैं जो मौसम की तब्दीली का बायस बनते हैं। सबसे पहले दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर। दर्जा हरारत से मुराद सर्दी या गर्मी की शिद्दत है। मौसम का दर्जा हरारत मालूम करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर एक ग्लास ट्यूब है जो दर्जा हरारत को मापने की इकाइयाँ दिखाता है। ये पैमाना दर्जा हरारत की सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में पैमाइश करता है। अब आ जाइए बारिश पर। बारिश या रेन समुद्रों, दरियाओं और नदी नालों का पानी बुखारात में तब्दील होकर बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये बादल बारिश बरसाने का सबब बनते हैं। बारिश से मुराद पानी के वो छोटे छोटे कतरे हैं जो बादलों से सतह ज़मीन पर गिरते हैं। बारिश को आले मुक़यास अल-मतर की मदद से मिलीमीटर और इंच में नापा जा सकता है। अब आ जाइए सफ़ा नंबर 76 पर। अब हम पढ़ेंगे हवाएं यानी विंड्स। हवाएं मुख्तलिफ सिमतों में चलती हैं। हवाओं का रुख मालूम करने के लिए बाद पैमा यानी एनेमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। हवाएं अमूमन ज़्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की तरफ चलती हैं। हवा की रफ्तार की पैमाइश किलोमीटर फ़ी घंटा यानी किलोमीटर पर आवर की इकाई से की जाती है। क्या आप जानते हैं कि एक घंटे बाद कल या अगले हफ्ते में मौसम क्या होगा? ये बताना मौसम की पेशगोई कहलाता है यानी वेदर फोरकास्ट। माहिरीन मौसमियात मुख्तलिफ आलात की मदद से कुछ रोज़ कबल हमें मौसमी मालूमात फ़राहम कर देते हैं ताकि हम सर्दी, शदीद गर्मी और कुदरती आफात यानी सैलाब, तूफ़ान और ज़लज़लों वगैरह के बारे में पहले से आगाह हो जाएं और कबल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकें। जी बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जदीद दौर में हमें मौसमी हालात के बारे में पहले ही पता चल चुका होता है ताकि हम आने वाले मौसम के लिहाज से तमाम एहतियाती तदाबीर कर सकें। अब आ जाएं आबो हवा पर असर अंदाज होने वाले अवामिल यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। आइए इन अवामिल के बारे में जानते हैं जो दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामात पर आबो हवा को मुतासिर करते हैं। सबसे पहले सूरज की किरणें ख़त अस्तवा पर बराह रास्त पड़ती हैं जिससे ख़त अस्तवा पर वाक़या इलाकों में मौसम साल भर गर्म रहता है। इसलिए ख़त अस्तवा के करीब ममालिक गर्म हैं और इसके शुमाल और जनूब की जानिब कुतबैन पर मौसम शदीद सर्द होता है क्योंकि यहाँ सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं। समुंदर का पानी बुखारात में तब्दील होता है जिससे दर्जा हरारत में कमी आती है और इर्द गिर्द की हवा में नमी बढ़ती है जो कि बारिशों और तूफ़ानों का बायस बनती है। नंबर 3, ढलवानदार पहाड़ी इलाके जो सूरज के रुख होते हैं वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है जबकि दूसरी तरफ ढलानें कम रोशनी और हरारत हासिल करती हैं जिसकी वजह से इस तरफ दर्जा हरारत कम रहता है। नंबर 4, मौसम पर हवाओं का बहुत असर होता है। ये हवाएं अपने साथ सर्दी और गर्मी लाती हैं। सर्द इलाकों से आने वाली हवाएं ठंडी जबकि गर्म इलाकों से आने वाली हवाएं गर्म होती हैं। यानी मौसम पर हवाओं का बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर मौसम ठंडा हो तो हवाएं भी ठंडी चलती हैं और अगर मौसम गर्म हो तो हवाएं भी गर्म हो जाती हैं। नंबर 5, सतह समंदर से ऊंचाई पर दर्जा हरारत अमूमन कम होता है। यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों में अमूमन मौसम खुशगवार या ठंडा रहता है। जी बच्चों, अब आ जाइए सफ़ा नंबर 77 पर। यहाँ हम पढ़ेंगे कुदरती आफात क्या हैं यानी नेचुरल डिज़ास्टर्स। वो तमाम मुश्किलात जो माहौल के नामवाकिफ़ होने से पैदा होती हैं कुदरती आफात के ज़िम्मे में आती हैं। कुदरती आफात ऐसे फितरी वाक़यात हैं जिनमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। झेल में चंद कुदरती आफात को बयान किया गया है। सबसे पहले सैलाब यानी फ्लड। बारिशों और पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने से दरियाओं में पानी आम हालात से ज़्यादा आ जाता है। इसके बाद दरियाओं का पानी इसके किनारों से बाहर निकलकर नशीबी इलाकों में फैल जाता है जिसे सैलाब कहा जाता है। जंगलात का कटाव रोककर और मुल्क में डैम की तामीर करके सैलाब के ख़तरात को कम किया जा सकता है। सैलाब ज़रई ज़मीनों, इंसानों, जानवरों और इमारतों को नुकसान पहुँचाते हैं।
یعنی سیلاب سے نہ صرف انسان، جانور بلکہ زرعی زمینیں اور عمارتیں بھی نقصان اٹھاتی ہیں۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کیا ہیں؟ سیلاب کے خطرے سے خبردار کرنے والے مراکز قائم کیے جائیں جو لوگوں کو قبل از وقت آگاہی دیں۔ دریاؤں کے کنارے بلند اور پختہ اور مضبوط کیے جائیں۔ جنگلات کا کٹاؤ روکا جائے اور زیادہ سے زیادہ درخت اگائے جائیں۔ دریاؤں اور سیلابی پانی کی گزرگاہوں کے قریب گھر نہ بنائے جائیں۔ سیلاب کی صورت میں پانی والی جگہوں پر رہنے سے گریز کیا جائے تاکہ گندے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچا جا سکے۔ سیلاب زدگان کے لیے ابتدائی طبی امداد، کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑوں کی فراہمی ممکن بنائی جائے۔ جی بچوں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو لیسن کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔